हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, हम आज स्टैटिस्टिक्स का दूसरा सेट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपके लिए लाया है जेएसए पेपर का, जो कि 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, दूसरा वाला शिफ्ट। लेकिन ये पहले वाले शिफ्ट का पेपर है, और जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करी थी, वो फर्स्ट शिफ्ट, वो सेकंड शिफ्ट का बेसिकली पेपर था। ओके, तो यहाँ पर भी आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 21 to 22 क्वेश्चंस आए थे, जो कि हमारे FAA फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, द कैटेगरीज ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर टर्म्ड एज क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर टर्म्ड एज। कहता है, अब आपको पता ही है एट्रीब्यूट्स के फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं कहते, एवरेज फ्रीक्वेंसी भी नहीं कहते, टोटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं कहते, बल्कि क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि आपको गिवन होते हैं ना, अल्फा की वैल्यू सपोज इस तरह से गिवन होती है, बी की वैल्यू आपको इस तरीके से गिवन होती है 40 सपोज इस तरीके से, तो ये क्या होती है, ये क्लास फ्रीक्वेंसी होती है। राइट, इजी सा क्वेश्चन था, आपसे बनना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वुड फॉलो द फर्टिलिटी रेट्स डायगोनली। अब ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको दिख रहा होगा शायद वाइटल स्टैट से आया है, नहीं, डेमोग्राफी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, शायद मैं ही कहता हूँ कि डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक साथ पढ़ो। ओके, क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक छोटा सा पार्ट है डेमोग्राफी का। तो खैर छोड़ो इन बातों को, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा अप्रोच हम फर्टिलिटी रेट्स को मेजर करने के लिए डायगोनली यूज करते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड फॉलो द फर्टिलिटी रेट्स डायगोनली। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। क्या करना है, प्रोग्रेशन अप्रोच बिल्कुल नहीं लगेगा, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच नहीं लगेगा, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ये तो एक मेथड है जो कि मैंने आपको दिखाया था वाइटल स्टैट में, तो ये भी नहीं आएगा। तो एक ही हमें अल्टीमेटली बचता है ऑप्शन डी, तो इसको आप टिक कर सकते थे। हो गया एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि डेमोग्राफी ठीक है, जो कि आपको बाकी टीचर्स ने पढ़ाया है, सेंसस पढ़ा है, 2011 का फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ाए हैं, वो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस आपकी स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है ना, तो वहाँ से लगभग देखो फैक्चुअल क्वेश्चन भी तो बन जाएगा, जैसे कि जीके में बन जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 80% चांसेस है कि वहाँ पे आपको ऐसे ही टेक्निकल टर्म्स देखने को मिले। ओके, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास चैप्टर है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ओके, और वाइटल स्टैट से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, तो उसको भी थोड़ा सा डीप पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने आपको हालांकि एक्स्ट्रा पढ़ाया था अपने कंटेंट में, लेकिन कुछ बच्चों ने वही है ना कि मतलब सर ने ज़्यादा पढ़ाया, वो पढ़ाया, ये सिलेबस में नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो कि वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, इवन कि वहाँ से मतलब और भी बाहर से क्वेश्चंस आए थे जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ गए थे। तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द रैंक स्कोर ऑफ 5 विद द फॉलोइंग डाटा। अब ये रैंक कोरिलेशन से ये क्वेश्चन है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश ऑफ द डाटा कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कहता है जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन निम्न में से, इन गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। राइट, तो ऑप्शंस को हम एक बार देखते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टेप हो सकता है? नहीं। प्रेजेंटेशन क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इंटरप्रिटेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो बाद में आएंगे ना, जब आपके पास डेटा हो। जब आपके पास डेटा हो तब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, तब आप उसको प्रेजेंट करोगे, तब आप उसको इंटरप्रिट करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे उस डेटा की। लेकिन जब आपके पास डेटा हो, लेकिन डेटा आता कहाँ से? जब आप उसकी कलेक्शन करोगे। और वही बात है, जब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आप करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? डेटा को कलेक्ट करते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, dash dash is are those which an interviewer obtains information from respondents in face to face meetings। तो face to face meeting में जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है किससे, रेस्पोंडेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा इंटरव्यू होता है? क्या वो क्वेश्चनियर होता है? क्या वो क्वेश्चनियर होता है? नहीं ना, क्वेश्चनियर में हम क्या करते हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर होता है, या हम वैसे क्वेश्चनियर एक मतलब सेट ऑफ क्वेश्चन सेंड करते हैं रेस्पोंडेंट को, तो ये तो नहीं होगा। मेल्स बिल्कुल भी नहीं। अब मेल्स तो आपको पता है, मेल में तो फेस टू फेस मीटिंग होगी, पॉसिबल ही नहीं है। टेलीफोन कॉल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको आप टिक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, persons who are enumerated at a place other than their birthplace are termed as। कहता है जो पर्सनस होंगे वो किसी जगह पे होंगे लेकिन उस जगह पे नहीं जहाँ पे उनकी बर्थ हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ टाइम। उनको हम उन पर्सनस को हम कहेंगे लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, राइट। तो ये वही है, डेमोग्राफी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अभी देख सकते हो, समझ सकते हो, आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हो, तो किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है डेमोग्राफी चैप्टर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब मैंने आपको मोड बोला था, मोड क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो 5, एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, और बाकी हमें 3 की फ्रीक्वेंसी 2 दिख रही है, 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, और 9 की 1 है, 4 की 1 है, 8 की 1 है। सो मैंने आपको कहा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होगी वही ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, if a particular question needs clarification, अगर कोई particular question की clarification की ज़रूरत है, then it should be marked or lettered and the explanation should be provided in। कहता है इस question को मार्क किया जाता है और इसकी explanation हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट पे नहीं, हेड नोट पे बिल्कुल नहीं, कवरिंग लेटर पे बिल्कुल नहीं, तो फुट नोट इसका आंसर होगा। मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा, राइट। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड originally for the present investigation are referred to as। कहता है जो डेटा हम originally कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं उसको, हम उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो उसको जो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है जो हम originally कलेक्ट करते हैं, ठीक, तो या जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट करता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, उसको हम कहते हैं गाइस प्राइमरी डाटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है क्वेश्चनियर्स रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इम्पोज्ड ऑन द क्वेश्चनियर। तो कहता है क्वेश्चनियर जो रेफर करता है डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक, कहाँ पे, ऑन द क्वेश्चनियर, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्या बैलेंस्ड कहेंगे, ये दो टर्म्स मैंने बताई ही नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, क्या कह रहा है, From the following data of the marks obtained by 60 students of a class, calculate arithmetic mean। इसका आपने क्या करना है, arithmetic mean आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हो और आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप फार्मूला से भी बना सकते हो और इस फार्मूला को आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ओके गाइज। तो अगर आप मुझसे कहोगे कि सर शॉर्टकट से हम कैसे बनाएंगे, तो समझो थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसको आप कर लो एज्यूम, 40 है ना, ये 40 आप रख लो एज्यूम्ड मीन, ओके। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये 40 मैंने एज्यूम्ड मीन रखा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -10। अब यहाँ पे कितना है, -20। अब यहाँ पे है +10, राइट, यहाँ पे है +20, यहाँ पे आ गया +30। ये 10, 20, 30 कहाँ से आता है, जब मैं इस देखो 40, 50 - 40 10, 60 - 40 20,
70 माइनस 40 30। तो अब क्या करना है, इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे और डिवाइड करोगे इनका सम, ये जो आपको मिल रहा है ना इनका सम डिवाइड करोगे, और जो आपको वहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी ना, वो जो वैल्यू मिलेगी ना उसको आप इस 40 के साथ ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ, वो रहा शॉर्टकट मेथड। तो बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे एक डब्बा बनाओगे, यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखोगे, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे उनका सम लिखोगे, और फिर इस सम को डिवाइड करोगे एन वाले टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वहाँ से भी आपको आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन डैश डैश डेटा आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक्स और क्वालिटी। अब ये अगेन रैंक कोरिलेशन से ये क्वेश्चन आ गया है, रैंक कोरिलेशन से ये क्वेश्चन आ गया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, तो स्टिल इसका आंसर है ऑर्डिनल स्केल यानी कि रैंक कोरिलेशन, तो इसको छोड़ो अभी। Next question we have dash dash measures the extent to which mothers produce female infants who survive to replace them। अब क्या करते हैं, कहता है ये मेजर करता है जब मदर्स प्रोड्यूस करते हैं क्या, फीमेल बर्थस या फीमेल इन्फेंट्स हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम, जो मतलब सर्वाइव करेंगे उनको रिप्लेस करने के लिए या रिप्लेस करेंगे, ठीक। तो हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। आपको एज इट इज ऐसे कंसेप्ट्स मेरे PDF बुक में भी मिल जाएगी अगर आप वहाँ से पढ़ते हो। फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनते, आपको कहीं पे डाउट आती है, परेशानी आती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्रैश कोर्स, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मुझे बहुत सोर्सेस से जैसे कि के सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, और उसके अलावा जहाँ से भी क्वेश्चन चाहे आउट ऑफ सिलेबस हो चाहे ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, उनके लिए मैं सोर्सेस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में स्टेट वाले पोर्शन से, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 we have dash classification refers to the classification of data according to some characteristics that can be quantified or measured। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू, कहता है क्रूड बर्थ रेट किसके इक्वल है, तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ बर्थस डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 यानी कि के। अब नंबर ऑफ बर्थस तो बी आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, BT बाई पीटी इनटू के। अब एज इट्स मेरी PDF में आपको ये वाला कंसेप्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 4 balls are drawn at random from a bag of containing 5 white 4 black, बस इतना ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 black and 2 white balls are drawn। कहता है फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 white और 2 black balls ड्रा किए गए है। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, 4 balls ड्रा हुए ना, 4 balls देखो क्या करना है, 2 white है तो 5C2 इंटू 4 ब्लैक है यानी कि 4C2, ये हो गया फेवरेबल। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितने, 4 + 5, ये 5 + 4 हो गया 9, और ड्रा कितने किया हमने, टोटल 4। अब यहाँ पे एंड है तो इसलिए मल्टीप्लाई लिखा। ओके, तो 5C2 की वैल्यू और 4C2 की वैल्यू आप निकालोगे, डिवाइड करोगे इस 9C4 की वैल्यू, तो आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव अगेन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इफ 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। कहता है अगर 5 कॉइन्स को हमने टॉस किया टुगेदर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हेड्स चलेंगे, कम से कम एक हेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्या करोगे, तो आपको पता है एक ही सैंपल खाली आपको देखो 5 कॉइन्स को टॉस किया है ना, यानी कि टोटल सैंपल्स कितने हो गए 2 की पावर 5 यानी कि 32। अच्छा, आपको एक ही सैंपल ऐसा मिलेगा जिसमें एटलीस्ट 1 हेड नहीं होगा, यानी कि जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, तो वो सैंपल आपके पास क्या होगा, वो सैंपल कुछ इस तरीके से होगा, टेल टेल टेल
टेल, टेल। ओके ये एक ही सैंपल अगर आपको मिलेगा, अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर ज़बरदस्त है तो आपको एक ही सैंपल ऐसा मिलेगा जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा। बाकी जितने के जितने सैंपल्स आपको मिलेंगे वहाँ से आउटकम्स आपको वहाँ से मिलेंगे, उनमें क्या होगा, उनमें एक या एक से ज़्यादा हेड ज़रूर होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या किसकी निकालनी थी, एटलीस्ट वन हेड की, एटलीस्ट वन हेड की। तो एटलीस्ट वन हेड यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 31, और क्योंकि एक में नहीं है जिसमें 5 टेल्स है ना, उसमें कोई हेड नहीं है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 32। तो 31/32 इसका आंसर हो जाएगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डैश डैश रेफर्स टू द मिडल वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडल वैल्यू क्या होती है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो ये आपके पास सेट ऑफ डेटा, तो जो मिडल वैल्यू होती है ना इसका, तो उसको हम कहते हैं गाइस, उसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। तो मैंने आपको मीडियन का कंसेप्ट बताया है कि मीडियन एक ऐसा वैल्यू होता है जो सेट ऑफ वैल्यूज या सेट ऑफ डेटा को बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसको कहते हैं मीडियन। तो फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन तो होगा नहीं, मोड तो होगा नहीं, हार्मोनिक मीन तो होगा नहीं, तो सिंपली आप टिक कर सकते हो मीडियन। नेक्स्ट वे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, कब करता है, जब ये देखो P01 इंटू P10 यानी कि P10 इक्वल टू 1, यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ये 1 दिख रहा है ना, करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू दिस 0 यानी कि बेस ईयर, यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इनटू करोगे प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर, ये आपको मिलना चाहिए 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर मिलता है तो हम कह सकते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया। ठीक, अगर 1 के इक्वल नहीं मिलता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अब क्या है कहने का सिंपल सा मतलब, हो सकता है आपसे ये बात पूछी जाए, ये जो जब ये सेटिस्फाई करता है ना गाइस, जब ये सेटिस्फाई करता है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 है ना, 1। अब जब ये सेटिस्फाई करेगी ना, अब ये सेटिस्फाई करेगी तो ये जो दोनों आपको प्राइस इंडेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं अगर लिखूंगा P01 इंटू ये जो P10 है ना, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई P01, तब जाके ही ये हमें 1 के इक्वल मिलेगा। आई बात समझ, हो सकता है ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि जब टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो क्या तब जो आपके पास दो प्राइस इंडेक्स होते हैं, क्या वो एक दूसरे के इनवर्स होते, बिल्कुल ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड 1। ये तो रिग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो खाली JSA एग्जाम में था, आपके फाइनेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलो रहने देते इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वे है क्वेश्चन नंबर 23, डैश डैश इज आर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास। कहता है ये क्या होते हैं, एक क्लास में जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि 5 to 10, 10 to 15। अब मुझे बताओ ये क्या है, इनको हम कहते हैं गाइज क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास लिमिट्स कहते हैं। अब इस बच्चे ने क्लास इंटरवल इसको टिक किया है, देखो इस बच्चे को कन्फ्यूजन है। क्लास इंटरवल तो हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंस होते हैं ना इनकी, जो यहाँ पे डिफरेंस होती है 10 - 5 तो 5, ये जो आपको डिफरेंस मिलते हैं इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके तो लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास क्लास लिमिट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब बेस्ट एवरेज इंडेक्स नंबर में क्या होता है, फिशर्स इंडेक्स।
फिशर्स इंडेक्स मैंने आपको बताया, फिशर्स इंडेक्स, तो इसी को हम कहते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों हार्ड टेस्ट्स को ये सेटिस्फाई करता है। तो लेकिन जो ये फिशर्स का टेस्ट होता है खुद, ये जो फिशर्स का टेस्ट होता है खुद, ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, किसका, लेस्पेर एंड पास्ची का, लेस्पेर एंड पास्ची का। तो इसी को हम कहते हैं थ्योरेटिकली, हम इसी को कहते हैं बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड ये क्या है, ये दोनों के दोनों पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है। तो इन दोनों का कोई काम नहीं है इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर में वहाँ पे इन दोनों का कोई भी काम नहीं है। फिर आप जब हार्मोनिक मीन लेते हो, हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ाया था कि जब आपको एक एवरेज वैल्यू या आपको वैल्यूज गिवन होगी पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, जैसे कि आपको स्पीड गिवन होती है 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से, तो पर यूनिट के हिसाब से होती है ना। तो यहाँ पे पर यूनिट इंडेक्स नंबर में कोई भी डाटा गिवन नहीं होता है हमें, तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल एवरेज कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको तुक्का मार सकते थे। नेक्स्ट, if an attribute possesses more than two categories which can be arranged in ascending descending order then it is termed as, कहता है अगर एक एट्रीब्यूट पोजेस करता है दो से ज़्यादा कैटेगरीज, तो इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लेकिन इसको हम कहते क्या है, इस डेटा को हम, जो हमारे पास वहाँ डेटा होता है, तो उसको हम कहते हैं गाइस ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। बाइनरी डाटा तो आगे आएगा नहीं, ठीक। बाइनरी डाटा में क्या होते हैं, खाली आपके पास दो होते हैं ना, दो, यस एंड नो, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे कि आप कह सकते हो, ठीक, तो नहीं लगेगा। ओके, तो नॉमिनल डाटा मैंने आपको कहा कब, जब सिर्फ दो की बात हो रही है, जब एक एट्रीब्यूट में दो कैटेगरी होगी, लेकिन यहाँ पे मोर देन टू कैटेगरीज है तो नॉमिनल डाटा भी नहीं आएगा। तो ये इंटरनल डाटा क्या होता है, बकवास से कुछ नहीं है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ऑर्डिनल डाटा आप टिक कर सकते थे एग्जाम में ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है अभी, कहता है फॉर ए नॉर्मल गुड, अच्छा ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, रहने दो इसको। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस थे, अब जितने भी थे इजी थे, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड थे। हालांकि मैंने जितने भी शिफ्ट्स का एनालिसिस किया, मैंने ये देखा कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, इन दो कॉन्सेप्ट्स पर मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चंस दे रहा है JKSB। हालांकि मैंने आपको पहले ही ये क्लियर किया था अपने कोर्सेस में कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट है किसका, डेमोग्राफी का, और डेमोग्राफी अपने आप में एक वाइड चैप्टर है। ओके, वाइड कंसेप्ट है, तो वैसे आपको पढ़ना चाहिए था। खैर अभी अगर नहीं पढ़ा तो घबराने की ज़रूरत नहीं, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगा क्रैश कोर्स, तो आप वो ज्वाइन कर लेना, आपको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था छोटा सा लेक्चर। इसके बाद में आपको एक और वीडियो मिलेगी जो कि नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, JSA वाले एग्ज़ाम के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। तो अभी मैं ये वीडियो आज वाइंड अप करता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।